देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से मिल रही है, जहां पर एक साथ ही 17 पीडीएस दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, देखिए सभी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और साथ ही कई दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 1 फरवरी से ये पीडीएस दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। पीडीएस दुकानदार गोदाम से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को सरकारी अनाज नहीं मिल रहा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम ने पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की है। तो सभी का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है। हड़ताल को लेकर के ये कार्रवाई की गई है, ये कड़ा एक्शन लिया गया है। कई दुकानदारों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। राशन का वितरण भी नहीं हो रहा है और डिस्पैच जब जो राशन गोडाउन से डिस्पैच हो रहा है उसको लेने से भी कई डीलर्स इनकार कर रहे हैं। ये बात सामने आई है कि कुछ प्रखंडों में जो डीलर्स सुचारू रूप से अपने दुकान का काम करना भी चाह रहे हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो उन पर दबाव बना रहे हैं। इस तरह के लगभग 15 लोगों को मेरे सातों जो प्रखंड हैं पश्चिमी अनुमंडल के अंतर्गत, उनका पता लगाया गया है और उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। कुछ के अनुज्ञप्तियां रद्द की जा रही हैं। कटिहार में अनुमंडल अस्पताल से लाखों की एंटी रेबीज चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मनिहारी अनुमंडल अस्पताल से दवा गायब करने वाले व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कटिहार से बड़ी खबर, एंटी रेबीज की दवा चोरी मामला, लाखों की दवा चोरी हुई है। देखिए, आपको बताते चलें कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और फार्मासिस्ट पर रैकेट चलाने का भी आरोप है। दरभंगा में दवा सप्लाई का आरोप लगा है। गिरफ्तार आरोपी का बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी रेबीज की दवा चोरी करने का यह मामला सामने आ रहा है। और फार्मासिस्ट जो है वो दवा के लाइन का माफिया है, स्मगलिंग का। कहाँ पोस्टिंग? अनुमंडल अस्पताल मनिहारी। हाँ। वो धीरेन्द्र प्रसाद हम हुए, वो हमको एक मोहरा की तरह यूज किए, हमको फंसाए हैं। ये दरभंगा दवा जाता है। दरभंगा में कोई है मनोज जी का? मनोज जी का चेला चपटिया लोग है, कन्हैया जो है गोपी, ये है करमपुल है। ये लोग अपना दवा यहाँ से कटिहार से सप्लाई करता है दरभंगा। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल अस्पताल से एंटी रेबीज दवा गायब होने के मामले में बड़े पदाधिकारी अब चुप्पी साध ली है। बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऐसे बात आया है जिसमें अनुमंडल से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी की मिली भगत की बात आया है। निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे जांच की बात तो किया जा रहा है, लेकिन जो जांच में भी कोई घालमेल की बात है, इसलिए बड़े पदाधिकारी अब इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत, देखिए कहा जा रहा है कि एंटी रेबीज जो दवा है वो चोरी की जा रही थी, तो चोरी का ये मामला है, पर पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, 2808 वायल दवा एंटी रेबीज का जो सिर्फ सरकारी सप्लाई में ही उपलब्ध है, बाजार में खुले तौर पर उपलब्ध नहीं होता है, वो गायब हो जाता है और टारगेट उसी दवा को किया जाता है। ये सबसे पहला चौंकाने वाला मामला है। दूसरा, इस मामले में जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उनके तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं जो सरकारी बाबुओं की मिली भगत का पोल खोल रहा है। वो साफ उस वीडियो में कहा जा रहा है कि ये दवा चोरी किस लिए किया गया था, ये मकसद भी साफ है, कौन करवाया था और किसके माध्यम से दरभंगा तक पहुंचाएगा। ये पूरा एक रैकेट है और इससे बड़ा चौंकाने वाला बात है, जब न्यूज़ 18 को ये वीडियो और इससे जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है, तब निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमा में खलबली होता है और कार्रवाई का कोरम पूरा किया जाता है। जब न्यूज़ 18 के टीम जब सिविल सर्जन के पास पहुंचते हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड कई बात कहते हैं और इस पर कार्रवाई की बात, जांच की बात करते हैं। सुब्रत, पूछताछ में क्या पता चल पाया है कि ये रैकेट जो है वो कब से चल रहा था? देखिए, ये रैकेट का इसका एक समय सीमा तो तय नहीं है, लेकिन इससे पहले भी दवा का खेप गायब हो चुका है, ये बातें सामने आई है और उस समय इसको झाप तोप कर दिया गया था। लेकिन इस बार जब बड़ा खुलासा हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच कैसे होगी और कब तक होगी इस पर कुछ नहीं इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी पदाधिकारी की मिलीभगत हो सकती है और जो पदाधिकारी जांच करेंगे अगर वो खुद
खुद इस रैकेट में मिले हुए होंगे, तो जांच कैसे होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसलिए अब यहाँ एक जो स्थानीय स्तर पर भी लोग चाह रहे हैं कि पटना की टीम हो या अन्य जो एजेंसी है उसके माध्यम से जांच करा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिल्कुल सुब्रत, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नजर बना के रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए, उत्तर बिहार में मासूमों पर कहर बरपाने वाले एईएस यानी कि एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि एईएस का असर जो है उत्तर बिहार के जिन 12 जिलों तक सीमित था, अब धीरे धीरे ये फैल करके बिहार के 27 जिलों में पांव पसार चुका है। साल 2024 में इस बीमारी की देखिए चपेट में 135 बच्चे आए, जिनमें 11 बच्चों की मौत हो गई थी। और पहले इस बीमारी से बच्चे गर्मी में प्रभावित होते थे, लेकिन अब सालों भर इस बीमारी की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में हर साल बच्चों पर कहर बरपाने वाली एईएस यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यह खबर वाकई में चिंता डालने वाली है। अब केवल उत्तर बिहार ही नहीं बल्कि राज्य के 27 जिलों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम अपना पांव पसार चुका है। इस बीमारी से बच्चे अब सालों भर पीड़ित हो रहे हैं। साल 2024 में इंसेफेलाइटिस के जो आंकड़े आए हैं 27 जिलों में, उससे यह जानकारी मिली है कि 135 बच्चे इससे पीड़ित हुए हैं। जो राज्य स्वास्थ्य समिति है उसकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। राज्य स्वास्थ्य समिति की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि 135 जो बच्चे पीड़ित हुए हैं, इसमें 11 बच्चों की मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता की बात है। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जैसे बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, खगड़िया, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, यहाँ से एईएस के एक भी पेशेंट जो हैं वो सामने नहीं आए हैं। पहले उत्तर बिहार के 12 जिले ही इससे प्रभावित थे। जो जांच रिपोर्ट आई है राज्य स्वास्थ्य समिति की, उसमें इस बात की चर्चा है कि मुजफ्फरपुर, मोतिहारी समेत केवल 12 जिले इससे पहले प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे इस बीमारी ने अपना पांव पसारना शुरू किया है और 27 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें सबसे ज्यादा एसकेएमसीएच में 81 बच्चे इलाज के लिए भर्ती हुए। इसके अलावा पटना में पीएमसीएच में 23, आईजीआईएमएस में 4, एम्स में 15, एनएमसीएच में 2 एईएस पीड़ित बच्चों का जो है वो इलाज कराया गया। 28 जिलों में एईएस मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर अब बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। अभी से ही फरवरी का ही महीना है, लेकिन इसके बचाव को लेकर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीति तेज हो चुकी है। देखिए, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे परजीवी पार्टी बता दिया है और कहा है कि जो भी कांग्रेस के साथ होता है उसका बंटाधार तय है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बिहार में आरजेडी को भी धीरे धीरे खत्म करने का आरोप लगाया है। तो देखिए, कांग्रेस को परजीवी बताया है और कहा है कि जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ रहती है उसका बंटाधार तो बिल्कुल तय है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बिहार में आरजेडी को भी धीरे धीरे खत्म करने का आरोप लगाया है। तो यानी कि देखिए, एक तरीके से यहां पर अभी बात हो रही है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर कि चूंकि ये साल जो है बिहार के लिए चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस को लेकर के ये कहा गया। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी बताया और ये कहा कि कांग्रेस से जिसने भी हाथ मिलाया उसका बंटाधार हुआ, जिस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले आरजेडी जाति की राजनीति कर रही थी और अब राहुल गांधी जातीय गणना पर सवाल उठा करके आरजेडी को मुश्किल में डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी से सटी वो पार्टी का हुआ बेड़ा गर्क। आप देख लीजिए बाकी पार्टियों का। आजकल तो तेजस्वी जी बिहार में खूब कहते हैं, तो मोदी जी ने क्या कहा, जात की पॉलिटिक्स वो करते हैं। आजकल जात का सेंसस का ड्रामा राहुल गांधी करते हैं। तो देश बदल रहा है, ये समझते नहीं है लोग। देश आज सुधार, विकास और सनातन के साथ चल रहा है। दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद बिहार में इंडिया अलायंस में बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि दिल्ली और बिहार में अंतर है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का पुराना गठबंधन है और समय पर सब कुछ तय हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन नहीं चल सकता।
कांग्रेस आरजेडी वामपंथी पार्टी तो पुराना गठबंधन है, ये तो रहेगा ही। मतभेद अगर होता है सर तो कोई मतभेद की बात नहीं। अब होगा ये अगर मगर की बात थोड़ी राजनीति, जब समय आएगा तो बैठ के सभी पार्टियाँ तय कर लेंगी। दिल्ली चुनाव का बिहार को लेकर, बिहार के संदर्भ को लेकर भविष्यवाणी करना ये उचित नहीं। कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके कोई गठबंधन चल सकता है क्या? जो अपना कोई सेकुलर पार्टी करता है उसको कांग्रेस के नेतृत्व में ही गठबंधन में रहना होगा। जाहिर है कि दिल्ली के जनादेश ने बिहार में भी विपक्षी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। तो ऐसे में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कांग्रेस का बिना नाम लिए ही कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले को सोचना होगा कि वो कहां रहेंगे। और जो सो कॉल्ड मतलब सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बोलने वाले हैं और जो कहीं भी इधर से उधर है, उनको भी जो फेज आ रहा है उस फेज में सोचना पड़ेगा कि उनको कहाँ रहना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस अपने ही सहयोगियों को खत्म करने में जुटी हुई है और जब बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने तय हैं तो ये आरोप सियासत के लिहाज से काफी अहम हो जाता है। तो ऐसे में इस पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस आरजेडी की चिंता छोड़िए, पहले ये बताएं कि दिल्ली में जेडीयू को और एलजेपी आर को बीजेपी का वोट क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? जेडीयू और एलजेपी आर का वोट तो बीजेपी ने ले लिया। तो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी है, आपकी पार्टी बीजेपी की है। आप तो सहयोगी रहते हुए जेडीयू के साथ अरुणाचल प्रदेश में उनके 5 विधायकों को तोड़ लिए थे। तो क्षेत्रीय दल भी अब सावधान हो जाएं, बीजेपी की मंशा समझ लें। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही सशक्त और मजबूत हो ताकि उसका लाभ कांग्रेस पार्टी एवं उस गठबंधन को मिले जिस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है। और बिहार में महागठबंधन है, अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो उसका लाभ संपूर्ण रूप से महागठबंधन को भी प्राप्त। और इस बार विधानसभा के चुनाव में तो हश्र और भी बुरा होना है। आपसी प्रतिद्वंदिता दिखेगी, एक दूसरे को हराने में ये सभी लोग लगे रहेंगे। इसका सीधा फायदा जिस तरह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हुआ है, ठीक उसी तरह से बिहार में भी इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे और जनता का पूर्ण बहुमत एनडीए के साथ जाएगा। अगले निशाने पर राजद को यदि कांग्रेस से टकराव हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं मानी जाएगी। बिहार में कांग्रेस का क्या वजूद है सब जानते हैं। राजद की वैसाखी पर टिकी है कांग्रेस की राजनीति। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजद की दुर्गति तो होनी तय है, कांग्रेस का भी कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। कांग्रेस और राजद में आपसी प्रतिद्वंदिता तो अभी से ही दिखाई दे रही है। और वो कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो तमाम क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी के नाम पर अपना दुकान चलाने वाले जातिवादी पार्टियों को खतरा है उनसे। और उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी है, सपा भी है, तमाम वैसे दल हैं जो जाति का रट लगाते हुए अपने आप को सत्ता में लाने का काम करते हैं। तो उन लोगों को निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लेने को अब तैयार बैठी है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और बीजेपी ने जो वादा किया है उम्मीद करनी चाहिए कि उस वादे को पूरा करेंगे, सिर्फ जुमलेबाजी तक ही सीमित नहीं रहेगी। दिल्ली के बाद बिहार की बारी के सवाल पर यह कहा कि बिहार को भी समझना पड़ेगा। देखिए, जनता मालिक है लोकतंत्र में और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। दिल्ली झांकी है, अभी बिहार बाकी है। दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा। एनडीए नेता दिल्ली के बाद अब देखिए बिहार की बारी का दावा कर रहे हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को अभी समझना होगा। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। 20 साल तो समझ रहे हैं, लोकसभा में नहीं समझे। बाय इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? अब बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता, सब जानती है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस अपनी नैतिक जीत इसी में देख रही है। उसने आपको हरा दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि इंडी गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे का खात्मा करने के लिए काफी हैं। तो मुझे इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी मॉरल विक्ट्री इसी में देख रही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, भले खुद शून्य पर आ गई वो पार्टी। तो ऐसे में एक दूसरे को हराने के लिए ही तो इनको किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। एक दूसरे का खात्मा करने के लिए ये तथाकथित इंडी अलायंस के जितने दल हैं वो आपस में ही काफ़ी हैं। लेकिन दिल्ली नतीजे पर नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि अब बिहार में जीत की बारी है, क्योंकि बिहार और पूरे देश का विश्वास पीएम मोदी पर है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार के फतह की बारी। जो लोकसभा में आंशिक कंफ्यूजन जनता के बीच में जो विपक्ष ने पैदा किया, जनता तुरंत इसको समझ गई और उसी का परिणाम है। लालू प्रसाद यादव है जो फैसला तक मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार घूम रहे हैं। आपको क्या बोले कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और पुनः फिर अब बिहार के फतह की बारी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रयागराज में अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई और एकादशी के अवसर पर विजय सिन्हा ने कुंभ स्नान किया और भव्य महाकुंभ के आयोजन के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी का आभार जताया। महादेव की कृपा से स्नान का अवसर मिला, सो परिवार निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी और योगी जी की जोड़ी जो मां भारती के सभी संतानों को सनातन संस्कृति का ये पावन अवसर प्रदान किए हैं। हृदय से आभार और धन्यवाद। और आने वाला भारत विकसित और समृद्ध हो, सभी मां भारती के संतान निरोग सुखी समृद्ध हो, यही हमारी कामना है। सीएम नीतीश कुमार ने मनेर में सूफी संत हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी की दरगाह पर चादरपोशी की। 756वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर सीएम ने दरगाह पर चादरपोशी की। सीएम ने राज्य में अमन और खुशहाली को लेकर के दुआ मांगी। सीएम ने कहा कि सूफी संतों ने हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। उनकी शिक्षा समाज को जोड़ने का काम करती है। उर्स के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गोपालगंज में पॉल्यूशन का स्तर काफी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। यहां पर देखिए AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 तक दर्ज किया गया है। पॉल्यूशन की वजह से आसमान में काले धुंध छाए हुए हैं। वहीं लोगों की सांस से जुड़ी हुई परेशानी जो है बढ़ गई है। डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में सांस से संबंधित मरीजों को सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पॉल्यूशन यानी कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आज की अगर बात करें तो गोपालगंज में आज AQI 235 तक दर्ज किया गया है, जो पॉल्यूशन के मानकों के अनुसार खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में सुबह का वक्त है, लेकिन आसमान में अभी भी काले जो धुंध है वो छाए हुए हैं। इस वजह से जो लोग हैं वो खासकर परेशान हैं और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो सांस से संबंधित जो मरीज़ है उनकी परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस वक्त सुबह का मौसम है, लेकिन पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है और अभी भी आसमान में काले धुंध छाए हुए हैं। हालांकि धूप निकलने से ठंड से तो थोड़ी राहत लोगों को मिली है, लेकिन पॉल्यूशन लोगों को एक बार फिर से परेशान कर रखा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा और पछुआ हवा चलेगी तो फिर पॉल्यूशन का स्तर कम हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे मौसम में सांस से संबंधित लोगों को विशेषकर सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर जो है अब खराब श्रेणी में पहुंच गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।